बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द एक्चुअली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट की थी। तो हमने 3 मेजर जो है वो टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया था कार्बोहाइड्रेट्स को। नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स एंड नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसेक्राइड डिस्कस किए थे, तो आज हम क्या डिस्कस करते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। आपने सेक्राइड्स का वर्ड तो देखा था कि सेक्राइड्स कहाँ से निकला है? सेक्रॉन से, एंड सेक्रॉन मीन स्वीट या शुगर। प्रीवियस जब हमने मोनोसेक्राइड डिस्कस किए तो वहाँ पे हमने जब उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की तो हमने कहा था कि हमारे पास मोनोमर यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? मोनोमर यूनिट्स होंगे, और 3 कार्बन टू 7 कार्बन एटम्स तक हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन एटम्स तक। ठीक है, एटम्स की बात की है हमने मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की। आज मेजर डिफरेंस यही आएगा कि जब हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की तो हम कहेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात नहीं करेंगे, अब हम मोनोमर यूनिट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोनोमर यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोमर्स ऑफ या 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे अब कार्बन एटम्स की बात नहीं है, यहाँ पे एज सच मोनोसेक्राइड्स की बातें हो रही हैं कि हमारे पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 तक, इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन जब इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो फिर हम ओलिगोसेक्राइड नहीं कहेंगे, फिर हम कौन से क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे? पॉलीसेक्राइड्स पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर इससे कम यूनिट हो, 1 यूनिट की बात की जाए, जस्ट सिंगल यूनिट की बात की जाए, तो वो क्या बन जाएगा? वो मोनोसेक्राइड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? मोनोसेक्राइड। तो हमने यहाँ पे बात की कि हमने कहा मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर? ओलिगोसेक्राइड के अंदर। ठीक है, कि आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट होगा, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन करो आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की मौजूदगी में अगर आप किसी कंपाउंड की ब्रेकडाउन करोगे तो दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो क्या अब जब हमने मोनोमर यूनिट्स पढ़े, मोनोसेक्राइड्स पढ़े, ये तो थे ही सिंगल यूनिट्स, तो क्या इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल थी? नो। तो हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे दे कैन बी हाइड्रोलाइज, इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो व्हाट विल दे यील्ड? ये हमें क्या देंगे? दे विल गिव द मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दे विल गिव द अपॉन हाइड्रोलिसिस अपॉन। मेन डिफरेंस आ गया ना हमारे पास कि मोनोमर्स जो हैं या मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर से ना, तो ये मोनोमर यूनिट से इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते तो बात ही ख़त्म। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो दे विल गिव यू अस मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मिनिमम कितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे हम? 10 तक। ठीक है, अच्छा, अगर यही तो बात की बेटे, मैंने कहा ये 3 कार्बन एटम की बात है। तो यूनिट्स मतलब उसमें 3 से ज़्यादा कार्बन हो सकता है? नहीं बेटे, कार्बन की तो बात ही नहीं करेंगे, अभी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फिर समझाता हूँ। अच्छा, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम कंपैरिजन में देखें मोनोसेक्राइड्स के साथ तो हम कहते हैं दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट। कैसे होते हैं? लेस स्वीट इन टेस्ट। के टेस्ट के हवाले से मोनोसेक्राइड की निस्बत कैसे होते हैं? लेस स्वीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जैसे जैसे आपके पास एक कंपाउंड बड़ा होता चला जाएगा तो उसकी जो है वो पोलर करैक्टर्स कम होते चले जाएंगे। आपने ये पढ़ा हुआ है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। तो एज़ कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? लेस सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। ठीक है,
ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत थोड़े से सॉल्युबल होंगे। जब हम पॉलीसेक्राइड्स पे जाएंगे हम कहते हैं ये तो लीस्ट सॉल्युबल है, ये तो पानी में हल ही नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं हमारे पास? हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट हैं और लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारी मोस्टली जो बुक्स एग्जांपल्स देती हैं वो कहती हैं कि आपने जब मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे तो इनकी एग्जांपल्स में आपने ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस पढ़े थे, याद है? ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेप्टोसिस तक गए थे हम। लेकिन इनके एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएंगे? डाइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम? डेकासेक्राइड्स तक, 10 यूनिट्स तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 10 यूनिट्स तक, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स जो पूछी जाती हैं वो हमारे पास डाइसेक्राइड्स की पूछी जाती हैं। किसकी पूछी जाती हैं? डाइसेक्राइड्स की, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इनके एग्जांपल्स को। बेटे डाई मीन 2, सेक्राइड्स मीन जिसमें 2 शुगर के यूनिट्स मिले। शुगर के यूनिट्स का मतलब कि शुगर मॉलिक्यूल मोनोमर मिले, ना कि 2 कार्बन मिले, ठीक है। इसका मतलब 2 मोनोमर यूनिट हो सकते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। मोस्ट कॉमनली फाउंड या फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स आर सुक्रोज। बेटे स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड, स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। वो तो हमें हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स देती है, क्लियर। अच्छा जी, और माल्टोज, लैक्टोज, ये हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं। ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब इनमें मोनोमर यूनिट्स होंगे। इनमें क्या होंगे? कितने मोनोमर यूनिट्स होंगे? 2। कब देंगे ये हमें मोनोमर यूनिट्स? अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें हम तो सुक्रोज हमें क्या देती है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। अब ज़रा देखो, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन एटम है। फ्रुक्टोज क्या है? 6 कार्बन एटम। लेकिन ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बातें करेंगे तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की हमने बात नहीं करनी, हमने तो मोनोमर यूनिट्स लिखने। हमने तो नंबर ऑफ कार्बन की सिर्फ बात किस में करेंगे हम? मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। इसी तरह बेटे माल्टोज की बात करें तो माल्टोज गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज आल्सो 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं? डाइसेक्राइड्स के। इसी तरह आपसे कभी कभार जो है वो ट्राइसेक्राइड की भी पूछी जा सकती है, तो यू कैन से दैट इज़ रेफिनोज, ठीक है। रेफिनोज में क्या चीज़ें होती हैं? रेफिनोज में हमारे पास बेटे एक होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। ये 3 जो है वो मोनोमर यूनिट्स होते हैं। इसी तरह टेट्रोसिस की एग्जांपल भी पूछी जा सकती है आपसे। तो टेट्रोसिस के अंदर हमारे पास स्टैक्योज होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें हमारे पास एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रुक्टोज प्लस 2 ग्लैक्टोज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फर्दर पेंटा की मतलब क्या कह सकते हैं उसको? टेट्रासेक्राइड्स, पेंटासेक्राइड्स, हेक्सासेक्राइड्स, हेप्टासेक्राइड्स, ऑक्टाडेकाएन और नोना एंड डेकासेक्राइड्स। तो सारी की सारी एग्जांपल्स आप डिटेल से देख लोगे, लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ जो है वो डाइसेक्राइड्स को डिस्कस किया, ठीक। आपसे ये रेफिनोज या स्टैक्योज की एग्जांपल कभी कभार जो है वो एमडी कैट में पूछ ली जाती है कि जस्ट एक एग्जांपल दे दो हमें जो है वो ट्राइसेक्राइड की, जस्ट एक एग्जांपल दे दो हमें टेट्रासेक्राइड की। अच्छा याद रखना, अब आपसे एक मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि ट्राइओसिस में और ट्राइसेक्राइड्स में
क्या डिफरेंस हो सकता है? इसमें हमारे पास सिंगल एक ही मॉलिक्यूल होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ जस्ट 3 कार्बन्स। क्या हमारे पास कोई डायोसिस भी है? नो लेकिन यहां पर कौन एग्जिस्ट करता है? डाइसैकराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे डाइसैकराइड्स का ये मतलब नहीं है कि 2 कार्बन है, इसका मतलब है कि 2 मोनोमर यूनिट्स हैं। और मोनोमर यूनिट्स मिनिमम स्टार्ट ही कौन सा? सबसे सिंपलेस्ट मोनोमर कार्बोहाइड्रेट हमने देखा कौन था? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, क्या नाम था उसका? ग्लाइसर एल्डिहाइड, या फिर अगर एल्डिहाइड फॉर्म में देखें तो, अगर उसको कीटोन फॉर्म में देखें तो दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अच्छा ये वाली तो एग्जांपल्स हो गई कंप्लीट। आपसे ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क एमसीक्यूज या एग्जांपल्स है। अच्छा बेटे नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल क्या है। वो जस्ट 2 एग्जांपल पूछ रहे थे, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। याद रखना, जब भी हमारे पास कोई मोनोमर यूनिट होगा, क्या होगा? मोनोमर यूनिट का मतलब कोई ट्रायोज हो सकती है, कोई टेट्रोज हो सकती है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इनमें से कोई भी यूनिट हो सकता है। अगर वो यूनिट इंडिविजुअली पाया जाता है, अकेला पाया जा रहा है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप, एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सिंगल मोनोसैकराइड्स की बातें कर रहे हो तो ऑल द मोनोसैकराइड्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग शुगर्स। हम सिंपल एक बात याद करते हैं, ऑल द मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस द अदर कंपाउंड, दे हैव द एबिलिटी टू रिड्यूस द। अब इनके पास वो एबिलिटी कहाँ से आ जाती है? दे हैव फ्री हाइड्रोक्सिल, हम सिंपल कह सकते हैं कि दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअली दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास फ्री पाया जाता है, ठीक है। मोनोमर है ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए, इसलिए इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंटैक्ट है, वो अपनी असली हालत में मौजूद है। तो एज अ रिजल्ट वो फंक्शनल ग्रुप इनको दूसरे मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। अब रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिख सकते हैं हम, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, हमें पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकराइड्स हैं, दोनों क्या हैं? लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा हमारे पास? डाइसैकराइड। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग बात तो यही है, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलहदा अलहदा हैं, दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दीज आर, लेकिन जब वो कंबाइन होके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? केन शुगर, ठीक है। इसी तरह कुछ देर पहले हमने माल्टोज देखी, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज है, दैट इज मिल्क शुगर, दैट इज मिल्क शुगर, ठीक है। इसका मतलब इन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये तो डाइसैकराइड्स हैं, क्या इनके पास रिड्यूसिंग पावर है? नो। क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि बेटे इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट फंक्शनल ग्रुप विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोमर यूनिट्स। इनके पास ऑलमोस्ट कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहेगा इनके फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेपरेट फॉर्म में हैं, स्ट्रेट चेन फॉर्म में हैं, तब वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होगी, उनकी नेचर रिड्यूसिंग होगी, तो हम उनको रिड्यूसिंग शुगर कह देंगे। लेकिन जब वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए 2 मोनोमर यूनिट आपस में मिल जाएंगे तो तब उनके फंक्शनल ग्रुप्स फ्री नहीं रहेंगे। जब उनके फंक्शनल ग्रुप्स फ्री नहीं हैं तो दे हैव नो रिड्यूसिंग पावर, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर कॉल्ड
तो आप ये बातें याद कर सकते हो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी हो सकती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, आपकी बुक ने अब जो है वो एग्जांपल दिया है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड की। वो कहते हैं ओलिगोसैकेराइड में 2 और मोर देन 2 कौन अटैच होते हैं, मोनोमर्स। 2 और मोर मोनोमर यूनिट्स। आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को या लिंकेज को हम स्केच करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अगर याद हो तो हमने कहा था ग्लूकोज जो है वो हमारे पास ग्लूको कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, पायरेनोज। पायरेनोज के बारे में हमने बात की थी। ये कितने मेंबर्ड रिंग होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगा। ठीक है, कितने मेंबर्ड रिंग होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ हम जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बना है, ग्लूकोज का। ठीक है, अगर इसमें कार्बन की नंबरिंग करें तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज ग्लूको पायरेनोज, दिस इज ग्लूको पायरेनोज। अगर इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर याद हो बेटे आपको, तो इसका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे था, इसका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे था। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके साथ मिलाने लगे हैं फ्रुक्टोज को। किसको मिलाने लगे हैं, फ्रुक्टोज। एल्डो शुगर है, कीटो शुगर है, कीटो। उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन नंबर 1 पे होगा या कार्बन नंबर 2 पे होगा, कार्बन नंबर 2 वाला है वो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा क्या वो कार्बन नंबर 1 से बनाएगा या 2 से बनाएगा, 2 से। तो यही जो डबल बॉन्ड होता है, यही जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो स्प्लिट होके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज के केस में इस कार्बन ने बिल्कुल इसके साथ बॉन्ड बनाया, सिर्फ एक कार्बन बची है, उसको हमने ये ऊपर लिख दी है कार्बन नंबर 6। लेकिन अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करवाएंगे, तो हमारे पास ये कार्बन जो है वो कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नंबर 2 के साथ। तो कितने कार्बन का रिंग बन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 कार्बन होंगे और एक साथ में किसका लिंक बनेगा, ऑक्सीजन। तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग इज कॉल्ड फ्यूरेनोज रिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या फ्रुक्टोपायरेनोज बनेगा या फ्रुक्टोफ्यूरेनोज बनेगा। चलें फ्रुक्टोफ्यूरेनोज को हम ड्रा कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास कितने मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन गए। अब ज़रा देखो, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ है, एक कार्बन कार्बन नंबर 4 के साथ है सेपरेट, मतलब एक कार्बन इसके साथ है और एक कार्बन इसके साथ है। ठीक है, हम प्रॉपर देख लेते हैं इसको। ठीक है, आप इसको सिंपल अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो CH2OH भी लिख सकते हो इकट्ठा करके। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे कर दोगे, साथ में OH लिख दोगे। अब बेटे इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो इसकी हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये बात समझ में आई है। कोई बात नहीं, आप कहते नहीं नहीं हम इधर से नंबरिंग नहीं करना चाहते, ना करो, आप इस कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो आपके पास जो बेटे कार्बन नंबर 2 बनेगा उसके ऊपर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे अब रिएक्शन करवाना है। ठीक है,
तो हमेशा जब भी हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलेंगे तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 होगी, फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 होगी। ठीक है, कौन कौन से कार्बन के दरमियान लिंक बनेगा? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 1-2 लिंकेज हम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1-2 लिंकेज। क्या कहते हैं? अब इस 1-2 लिंकेज का क्या मतलब होता है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2, इनके दरमियान में नया बॉन्ड बनेगा और उस नए बॉन्ड का नाम क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होगा? अच्छा, हम देखते हैं कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। बेटे हमने कहा था कि जब दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? इनमें से क्या चीज़ एलिमिनेट होगी? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो ये OH है और ये OH है, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करवाएं, यहाँ से हम कितने हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन हम निकाल देते हैं तो कितने ऑक्सीजन रह जाएंगे पीछे? 1। अब जस्ट इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिर्फ एक क्या रह जाएगी? ऑक्सीजन। दैट इज एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दैट इज एक्चुअली, पहले यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ड्रा कर लेते हैं, फिर हम जो है वो इसका नाम भी रख लेते हैं। ये कार्बन नंबर क्या है? 1 ग्लूकोज की, ये कार्बन नंबर 2 किसकी है? फ्रुक्टोज की। अब इन दोनों के दरमियान हमने कहा कि हमारे पास क्या बन जानी है? लिंकेज बन जानी है और दरमियान में कौन आ जाना है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केच द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यू हैव टू स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ, कौन सा है ये हमारे पास? ग्लूकोपाइरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, तो ये हमारे पास 1-2, आप सिंपल कह सकते हो कि ये हमारे पास डाइसेक्राइड बन गई है। क्या बन गई है? या फिर 1-2, इसमें एक फर्दर जो है वो हम डिटेल से देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास आइसोमेरिज्म आती है। क्या आती है? आइसोमेरिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्लूकोज है या हम फ्रुक्टोज को देखें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या था? सेम था, लेकिन डिफरेंट क्या था इनका? स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर हमने कहा था ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? आइसोमर्स लगते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? आइसोमर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर देयर। ठीक है, आप स्टीरियो आइसोमर्स की बातें करोगे, आप स्पेस में इनकी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बातें करोगे, आप इनमें अल्फा, बीटा, डी एंड एल, रेक्टस, सिनिस्टर, एनेंशियोमर्स, एनोमर्स, काफ़ी डिटेल है अगर आप कार्बोहाइड्रेट की आइसोमेरिज्म की बात करो। आपकी बुक ने जो है वो यही लिखा है कि हमारे पास 1-2 डाइसेक्राइड लिंकेज बनी है। ये क्या बनी है? 1-2 डाइसेक्राइड लिंकेज। कि कार्बन नंबर 1 किसका है? ग्लूकोज का। कार्बन नंबर 2 किसका है? उनके दरमियान में क्या बन गई? डाइसेक्राइड लिंकेज बन गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है ये रिड्यूसिंग इन नेचर है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ पे अगर हम सिंपल स्ट्रेट चेन की बात करते हैं ना तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी इसके OH ग्रुप्स भी हमारे पास ख़ास तौर पे फ्री हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास एक तो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तो फंक्शनल ग्रुप यूटिलाइज हो गया। रहती कसर जो है, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी उस वक्त फंक्शनल ग्रुप जो है वो इनका यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस ही नहीं है कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं जब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, सुक्रोज बनेगी तो सुक्रोज के अंदर कोई रिड्यूसिंग पावर हो, कोई रिड्यूसिंग पावर हो। लेकिन जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करने के वक्त हम इसमें वापस क्या ऐड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगेन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और उन दोनों की नेचर कैसी हो जाएगी? रिड्यूसिंग इन नेचर होगी। ठीक है, अच्छा एक और बात कि जब हमने इनका जनरल फार्मूला पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स का तो हमने कहा था CnH2O N। ठीक है, दोनों N जो है वो सेम हो सकते हैं, मोनोमर्स में दोनों N क्या होंगे? सेम। लेकिन जब हमारे पास ये ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड की बात होगी तो तब हमारे पास किस चीज़ की कमी होगी? वाटर मॉलिक्यूल उतने नहीं होंगे जितने कार्बन होंगे।
ठीक है, तो वो लेस होते चलेंगे जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डाइसेक्राइड, कितने मोनोसेक्राइड्स या कितने आपके पास जो है वो पॉलीसेक्राइड, कितना बड़ा पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूल है, कितना बड़ा जो है वो आपके पास ओलिगोसेक्राइड का मॉलिक्यूल है। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 22, ओलिगोसेक्राइड्स। दीज आर द कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। कंपैरेटिवली का मतलब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, विद मोनोसेक्राइड्स। एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है ये सॉल्युबल भी लेस हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड यील्ड टू फॉर्म 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ये 2 to 10 हमें क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड्स देते हैं, ठीक है। द वन यील्डिंग 2 मोनोसेक्राइड, ऐसा आपके पास ओलिगोसेक्राइड जो कितने मोनोसेक्राइड दे, 2, उसको हम नाम दे देंगे दिस इज़ डाइसेक्राइड। और ऐसा जो आपके पास 3 मोनोसेक्राइड्स दे तो उसको हम नाम दे देंगे दिस इज़, एंड सो ऑन, टेट्रासेक्राइड्स एंड देन पेंटासेक्राइड। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स आर माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड इज सुक्रोज, जो शुगर है, जो टेबल शुगर भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो चीनी घरों में खाते हैं, जिसको हम केन शुगर कहते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब बोथ ऑफ विच कौन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दीज शुगर्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर फ्री नहीं है, सॉरी इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप फ्री है, लेकिन जब वो सुक्रोज फॉर्म में आ गए तब उनके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। तो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो मोनोसेक्राइड जैसा नहीं होगा। नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट जो आपने सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है वो क्या होता है हमारे पास, C12H22O11। ये जनरल डाइसेक्राइड का, कोई भी डाइसेक्राइड हो, ये सुक्रोज हो सकती है, माल्टोज हो सकती है, ग्लैक्टोज, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। लेकिन किस जैसा नहीं होगा, मोनोसेक्राइड जैसा नहीं होगा। मोनोसेक्राइड जैसा किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वाटर मॉलिक्यूल की। कितने वाटर मॉलिक्यूल कम है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। अगर डाइसेक्राइड है तो ट्राइसेक्राइड होंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे। अच्छा, देन है हमारे पास आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी पेज नंबर 23 के ऊपर। 2 मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ा उन्होंने, ग्लूकोज को ड्रा किया, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये उसका क्या बनाया, ग्लूकोपाइरानोज। क्या स्ट्रक्चर बनाया, ग्लूकोपाइरानोज। और ज़रा फ्रुक्टोज को देखो तो फ्रुक्टोज में कितने मेंबर्ड रिंग बने हैं, 5। बच्चे कहते हैं सर फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, तो फ्रुक्टोज में भी तो 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे पास जो कीटोन शुगर है फ्रुक्टोज, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे है। कार्बन नंबर 2 जो है वो फंक्शनल ग्रुप है उसका, इसलिए हमारे पास कार्बन नंबर जो हमारे पास 5 है ये हमेशा बॉन्ड बनाया करता है फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास 5 मेंबर बनेगा, अगर ऊपर वाले कार्बन के साथ बनाएगा तो देन 6 मेंबर बने, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर 6 मेंबर रिंग मौजूद नहीं होगा। देन आपने ये देखा कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, रिमूव हुआ, और नेक्स्ट उसने जो है वहाँ पे क्या स्केच कर दिया, दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्केच कर दिए, ठीक है। अब याद रखना है कि कौन कौन से कार्बन एटम के दरमियान है, कार्बन एटम नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन एटम नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। तो इसलिए हमने नेक्स्ट लिखा कि एक डाइसेक्राइड बन गया, लेकिन ये 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कैसे लिंकेज है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक। 1-2 ग्लाइकोसिडिक मीन कार्बन नंबर 1 और 2, 1-4 भी बना करती है, 1-6 भी बना करती है, लेकिन वो हम पॉलीसेक्राइड्स में देखेंगे जब हमारे पास स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच चेन होगी तो उसमें 1-4, 1-6 जो है वो लिंकेजेस एग्जिस्ट करेंगी। नोट केयरफुली द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोसेक्राइड्स। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटे, अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।